Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल स्टबल बर्निंग के ऊपर है क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं। वापस स्टबल बर्निंग का इशू बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में चल रहा है। एंड यहाँ पे कुछ दिन पहले हमने बात किया था बायो डिकम्पोजर्स का। ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक इनोवेटिव सोल्यूशन है जिसको लास्ट ईयर एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस बहुत सारे दिल्ली के अराउंड जो फार्म्स हैं उन पे इसको ट्राई किया गया एंड इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम फार्मर्स जिनके फील्ड्स पे ये ट्रायल लास्ट ईयर किया गया था वो सेटिस्फाइड है एंड इस साल भी उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया है ये बायो डिकम्पोजर स्प्रे करने के लिए। इस मेथड में क्या होता है कि जो स्टबल है इसके ऊपर बायो डिकम्पोजर स्प्रे किए जाते हैं एंड कुछ दिन के बाद ये डिकम्पोज होकर सॉइल का पार्ट हो जाते हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी एनरिच हो जाती है एंड स्टबल बर्निंग का इशू भी खत्म हो जाता है। तो इस आर्टिकल को आप एज एन एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं एग्जाम में, एज अ केस स्टडी भी लिख सकते हैं। केस स्टडी में आपको डिटेल्स देना पड़ेगा कि हरियाणा और दिल्ली के अराउंड के कुछ फार्मर्स हैं जो ये मेथड से बहुत सेटिस्फाइड है एंड इस साल भी इन लोगों ने इस मेथड को ऑप्ट किया एंड लो कॉस्ट सॉल्यूशन है ये। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब दिल्ली गवर्नमेंट के जैसे बाकी स्टेट्स को भी इस पर्टिकुलर मेथड को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी है एंड बहुत सारे और बेनिफिट्स भी हैं इसके। नेक्स्ट आर्टिकल, अगेन ये आर्टिकल आपके लिए केस स्टडी जैसे इंपॉर्टेंट है एंड इन शॉर्ट ये आर्टिकल आपका है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो ये प्रमोट करता है नेचुरल फार्मिंग को जो अगेन एक लो कॉस्ट फार्मिंग टेक्निक है। एंड हिमाचल प्रदेश में कुछ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट ने मिलकर हिमाचल प्रदेश के लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जिसमें से मैक्सिमम वुमेन पार्टिसिपेंट्स थे। एंड इसका रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग हेल्दी इनकम जनरेट कर रहे हैं एंड फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं एंड इससे का वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है, इनकम फैमिली का राइज हो रहा है। प्लस नेचुरल मेथड से फार्मिंग करने की वजह से कोई एनवायरमेंटल हार्म नहीं है। तो मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स हैं इस प्रोग्राम के एंड ये इंडिया क्योंकि एक रूरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, इस आर्टिकल को एज अ केस स्टडी देके आप इसको पुश कर सकते हो कि इंडिया के बाकी रीजन्स में भी इसको प्रमोट करना चाहिए। एंड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो मेथड है इसके ऊपर भी एक 10 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के 4 कंपोनेंट्स हैं, वो चारों आपको पता होना चाहिए। ईच कंपोनेंट्स का क्या मीनिंग है वो भी आपको पता होना चाहिए एंड एंड में आप एक एग्जाम्पल या केस स्टडी दे सकते हैं इस हिमाचल प्रदेश के वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें अपने नोट्स में ऐड कर लो। मार्क माय वर्ड्स, जब मेंस एकदम सिर पे होगा उस टाइम आपको ये सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। वहाँ पे केस स्टडीज़, फैक्ट्स ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या कोई भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इतना टू द पॉइंट केस स्टडीज़ अगर आपके पास होगा तो आपको नो डाउट पेपर 2 में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन पैसिफिक ओशन के ऊपर और ये आप रिलेट कर सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन से क्योंकि ये रीजन आजकल काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है एंड इसको हम लोग रिलेट करेंगे हार्टलैंड एंड रिमलैंड थियरीज से। तो इंडो पैसिफिक रीजन के इंपॉर्टेंस की वजह से रिमलैंड का इंपॉर्टेंस आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गया है एंड यूपीएससी ने 1-2 बार क्वेश्चन पूछ भी लिया ज्योग्राफी ऑप्शनल में कि व्हाट इज़ द न्यू हार्टलैंड या इज़ द ओल्ड हार्टलैंड स्टिल सिग्निफिकेंट, ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है क्योंकि क्वाड ग्रुपिंग हमेशा इंडो पैसिफिक में एक्सरसाइज करती रहती है एंड मलबार एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं। तो एक तरीके से उसका काउंटर यहाँ पे है रशिया और चाइना मिलके पैसिफिक ओशन में यहाँ पे वो लोग अपना पेट्रोलिंग कर रहे हैं एंड सुगारू स्ट्रेट जो जापानीज आइलैंड्स को सेपरेट करता है यहाँ से इनके वेसल्स पास हुए हैं। तो इससे आपको ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडो पैसिफिक रीजन का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है एंड आपको हार्टलैंड एंड रिमलैंड थियरी से कनेक्ट करके इस आंसर को लिखना है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे एक फैक्ट है एंड ये फैक्ट आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इनके ऊपर तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आपको इन फैक्ट्स को एज अ फॉर्डर पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। इसको जहाँ चाहिए वहाँ आप यूज़ कर सकते हो, एसए में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में, जीएस के आंसर्स में, बस ये फैक्ट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क की एक स्टडी में ये फाउंड आउट हुआ है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लेक्स हैं, फॉर एग्जांपल 40 लेक्स नॉर्थ अमेरिका के, 18 लेक्स यूरोप के एंड 2 लेक्स एशिया के, इनमें देखा गया है कि ये 1992 एंड 2016 के टाइम पीरियड में ये 6 टाइम्स फास्टर वार्म हुए हैं एंड ऑन एन एवरेज 17 डेज ऑफ आइस कवरेज पर सेंचुरी लूज हुआ है इन लेक्स में। तो इन फैक्ट्स को अपने नोट्स में ऐड कर लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन मानसून के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन मानसून इस साल बहुत ज़्यादा इरेटिक था तो वो तो न्यूज़ में रहेगा ही एंड इसका हम लोग ट्रेंड देखेंगे डिटेल में मेंस के पहले कि एग्जैक्टली क्या ट्रेंड था जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 मंथ्स में। अभी ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली उत्तराखंड और केरला में जो अभी रिट्रीट ऑफ मानसून के टाइम जो फ्लड्स आए हैं लास्ट 1 वीक में, इसके रीजंस क्या है ये उस पर फोकस कर रहा है आर्टिकल। तो ये सेक्शन आप देखिए, व्हाट एक्सप्लेन्स टॉरेंशियल रेन। इसमें आपका जो जनरल मानसून का ट्रेंड है वो मेंशन किया गया है कि यहाँ पे 2 लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं, एक अरेबियन सी में एंड दूसरा बे ऑफ बंगाल में। एंड ये जो केरला में हैवी मानसून आया है ये लो प्रेशर सिस्टम जो अरेबियन सी में है उसके वजह से आया है, इसने कंट्रीब्यूट किया है हैवी मानसून को। ऑन द अदर हैंड जो उत्तराखंड में अभी फ्लड्स आए हैं उसका रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस।
जो आपके मेडिटेरेनियन रीजन के पास से अराइज होता है एंड ईस्टवर्ड फ्लो होके नॉर्दर्न इंडिया को इम्पैक्ट करता है। एंड एक और रीज़न है कि अभी भी बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर काफ़ी स्ट्रांग है, बट क्या ये जो ट्रेंड है ये आपके क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हुआ है? तो उसका आंसर आपको इस आर्टिकल में मिलेगा। यहाँ पे ये मेंशन है कि ये जो नॉर्मल ट्रेंड है लो प्रेशर सिस्टम का, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपका जो बे ऑफ बंगाल रीजन था इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर क्रिएट होता था एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, बट पिछले कुछ सालों से ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अरेबियन सी में भी ज़्यादा इंटेंसिटी से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है एंड हेंस मॉनसून विंड्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये तो आपका हो गया केरला में जो फ्लड्स आए उसके रीज़न। उत्तराखंड वाला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला रीजन है उसको क्लाइमेट चेंज कैसे इंपैक्ट कर रहा है? तो यहाँ पे मेंशन है कि जो आपका आर्टिक ओशन है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वार्मर हो रहा है एंड यहाँ पे वार्मर होने की वजह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो ज़्यादा इंटेंसिटी से एंड ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से क्रिएट हो रहे हैं एंड ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ईस्टवर्ड मूवमेंट करके नॉर्दर्न इंडिया में इम्पैक्ट कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन को, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ रेन हो या हिल स्टॉर्म्स हो या स्नो हो। तो इस तरीके से जो इंडिया में ये इरेटिक मानसून डेवलप हो रहा है ईयर ऑन ईयर, इसका रीज़न बोथ जो जनरल मानसून के ट्रेंड्स हैं वो प्लस क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है ये दोनों है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं एंड इसी स्ट्रक्चर में लिखना है। पहले आपको जनरल मानसून का ट्रेंड समझाना है, देन उस पर इम्पैक्ट बताना है ताकि आपका आंसर सिंपल एंड इफेक्टिव लगे। नेक्स्ट आर्टिकल आपके जीएम राइस के ऊपर, परसों के वीडियो में भी हमने देखा था जीएम राइस के ऊपर न्यूज आर्टिकल था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने एक एडवाइजरी इशू किया था कि इंडिया से जो राइस फ्लावर इंपोर्ट हुआ है यूरोपियन यूनियन में उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सैंपल्स मिले हैं एंड ये यूरोपियंस के हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। एंड हमने ये भी देखा था कि इंडियन मिनिस्ट्री ने इस पे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वैरायटीज को कमर्शियली प्रोड्यूस करने का परमिशन है ही नहीं। तो इस पे और डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। सी इंडिया में फिलहाल कमर्शियली सिर्फ बीटी कॉटन, दैट इज नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप, सिर्फ इसको परमिशन मिला है कमर्शियली प्रोड्यूस करने का। बाकी कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स को परमिशन अब तक नहीं है, जबकि फील्ड ट्रायल्स आपके बीटी ब्रिंजल, जीएम मस्टर्ड्स इन पे भी चल रहे हैं, पर किसी को भी कमर्शियल कल्टीवेशन का परमिशन अब तक नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब इंडिया में कमर्शियली परमिशन मिला ही नहीं है किसी भी जीएम फूड क्रॉप को प्रोड्यूस करने का, तो इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट हो सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वैरायटीज? तो यहाँ पे फार्म एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का एक डिबेट आता है कि ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में जो जीएम राइस का फील्ड ट्रायल्स चल रहा है, जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है फील्ड ट्रायल्स के लिए, हो सकता है वहाँ से कोई कंटामिनेशन हो गया हो नॉन जीएम फूड क्रॉप्स पे एंड इस कंटामिनेशन की वजह से ये कुछ सैंपल वहाँ पे पहुँच गए हो। एंड ये लोग का ये भी बोलना है कि इंडिया में इलीगल वैरायटीज ऑफ जीएम कॉटन एंड ब्रिंजल फ्रीली अवेलेबल है, तो इसलिए ये इनके डिबेट को स्ट्रॉन्ग करता है। आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के भी ऊपर एंड इस पर्टिकुलर इशू के भी ऊपर कि इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स को कैसे इंपैक्ट कर सकता है ऐसा न्यूज़, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस वैरायटीज़ में एंड हम लोग अराउंड 75 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें का वेस्ट एशियन नेशंस यूएस यूके बिगेस्ट इंपोर्टर है हमारे बासमती राइस के एंड नॉन बासमती राइस सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल और बांग्लादेश में। एंड इस टॉपिक को डिटेल में जिस लाइन्स पे मैंने बोला है उस लाइन्स पे आपको प्रिपेयर करना है। बीटी कॉटन इंडिया में कहाँ कहाँ कमर्शियली प्रोड्यूस होता है को मैप पे रिप्रेजेंट करके अपने नोट्स में अभी ऐड कर लो, प्लस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का क्या हेल्थ इंपैक्ट हो सकता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको नोट करना है एंड इस टॉपिक को थॉरली प्रिपेयर कर लो। तो आज के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोगों को ये पीडीएफ डाउनलोड करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।